सबसे पहले बड़े भाई साहब, डायरी का एक पन्ना, ततारा वीरो कथा, साखी, मीरा के पद, और अभी मैं समाप्त करूंगी पर्वत प्रदेश में पावस। हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो 5 पाठ जो पठित हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? 5 पाठ जो पठित हैं, पठित यानी जिनकी पढ़ाई हो चुकी है। बड़े भाई साहब, डायरी का एक पन्ना, ततारा वामिलो कथा, साखी और मीरा के पद। इनका करना क्या है? इन सभी पठित पाठों से 10 से 15 अति संक्षिप्त यानी 1 या 2 वाक्य वाले प्रश्नोत्तर आपको लिखना है। Recording in progress. 1 से 2 वाक्य वाले संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आपको 10 से 15 की संख्या में लिखना है। हो सकता है जो चैप्टर छोटा है उसका 10 ही बन पाए या 15 ही बन पाए मैक्सिमम, लेकिन जो चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं उनका हो सकता है कि 15 से ज्यादा भी बने, लेकिन आपको 15 कम से कम बनाना है, उससे कम नहीं बनाना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? 15 से कम आपको नहीं बनाना है अति संक्षिप्त। अब ये फायदा इसका क्या होगा अति संक्षिप्त का, कि इसका प्रश्नोत्तर जब आप बनाएंगे तो हो सकता है कि एक वाक्य वाले जो प्रश्न आए वो भी रह सकते हैं, और इसी से जो आप संक्षिप्त प्रश्नोत्तर बनाएंगे हो सकता है जो सही आंसर आपको जानकारी रहेगी, एमसीक्यू यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न भी उसी से हो सकता है बन जाए। तो सही आंसर की जानकारी रहेगी तो आप आराम से कम कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई महीने में आपका फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट होगा। ये तो सबको पता है ना, जो सिलेबस गया है उस सिलेबस में लिखा हुआ है ना नीचे, जून महीने के नीचे में प्रथम आवधिक परीक्षा, देखे हो सब लोग? हाँ, यस मैम देखे हैं। यस मैम। प्रथम आवधिक परीक्षा यानी फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट। पीरियोडिक का ही हिंदी होता है आवधिक, और आपका मार्क्स होगा 40 मार्क्स का। तो अब अभी आप लोगों को मार्क्स पर फोकस इसलिए करना है बच्चों, क्योंकि ये सारे मार्क्स अभी से आपको अच्छे मार्क्स आएंगे तो बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स ही जाएंगे। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो लूजर आप लोग रहेंगे, हर हाल में लूजर आप ही लोग रहेंगे, लॉस आपका ही होगा। अगर आपको 40 में 15 नंबर आएगा तो उस 15 को रबड़ की तरह खींच कर ये आपको 38 और 39 नहीं कर दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनो, 40 में आपको जितना आएगा उतना ही मार्क्स आपका जाएगा बोर्ड में। इसलिए कोशिश आप सबकी होनी चाहिए कि सारे सब्जेक्ट्स में कम से कम आपका 40 में कम से कम 35 से एबव आए तो वेल एंड गुड, 35 ठीक है, 38 आए, 39 आए, 40 में 40 आए और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम वो 15, 16, 20 वाला हिस्सा छोड़िए आप लोग, उसके लिए कम से कम मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरा है कबीर द्वारा रचित प्रत्येक साखी का अर्थ लिखे। ये भी आप लोग कर लेंगे ना? हाँ, यस मैम। कबीर द्वारा जो भी रचित साखी है, जो भी उस कबीर का जो चैप्टर में दिया हुआ है वो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। तो प्रत्येक साखी का आपको अर्थ और उदाहरण के साथ लिखना है। जो भी साखी का अर्थ लिखेंगे उदाहरण जरूर देंगे, क्योंकि कबीर ने हर साखी के साथ, हर दोहे के साथ उन्होंने उदाहरण जरूर दिया है। ठीक है। दूसरा, पठित पाठ से 1 से 4 अर्थात गद्य खंड, पद्य खंड नहीं, ध्यान रखें, गद्य खंड के प्रत्येक पाठ से 5 पदबंध, मैंने आप लोगों को कहा था ना 5 पदबंध तथा 5 वाक्य रूपांतरण ढूंढ कर लिखेंगे। यानी 5 पदबंध बनाएंगे, लिखेंगे कि वो संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है, उसमें किसको रेखांकित करना है वो आप स्वयं करेंगे। आ रही बात समझ में? यानी 5 प्रकार के वाक्य आप ढूंढ कर लिखेंगे, प्रत्येक पाठ से 5, और गद्य खंड का ही याद रहे, पद्य खंड का नहीं, कविता का नहीं, साखी का नहीं, मीरा के पद से नहीं, सिर्फ गद्य खंड। तो गद्य खंड में आपके टोटल 3 ही चैप्टर हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं? यस हाँ, यस मैम। यानी गद्य खंड से ही सिर्फ आपको 5 पदबंध ढूंढ कर लिखना है, प्रत्येक पाठ से 5-5 पदबंध, तो आपके 15 हो गए। और प्रत्येक पाठ से, तीनों पाठ से वाक्य रूपांतरण, वाक्य रूपांतरण भी आप ढूंढेंगे कि कौन सा सरल वाक्य है, तो वैसा कोई वाक्य जो सरल वाक्य में रहेगा उसको लिख लेंगे। ठीक है। फिर आपको बहुत सारे वाक्य आपको मिश्र के भी मिल जाएंगे, संयुक्त के भी मिल जाएंगे। मैम, 1 से 5। हाँ मैम, प्रत्येक का 5-5। प्रत्येक पाठ से 5, प्रत्येक पाठ से 5 मतलब आपका
सरल का एक ढूंढ लीजिए, एक मिश्र का ढूंढ लीजिए, या 2 संयुक्त का ढूंढ लीजिए, 2 मिश्र का ढूंढ लीजिए, एक सरल, चॉइस और आपका मैम है। पदबंध में भी एक संख्या का एक सर्वनाम। क्या बोल रही हो? मैम पदबंध में भी ऐसे ही ना, एक एक करके संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, हाँ विशेषण पदबंध। हाँ, वो आप अपना 5-5 पूरा कर लेना है, ठीक है। ये वाक्य रूपांतरण और पदबंध आपको पाठ के अंतर्गत से ही करना है, और तीनों गद्य पाठ से, पद्य पाठ से नहीं। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद मैम। लेखन। अनुच्छेद लेखन जो है आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और परीक्षा में अब जैसे रहेगा वो देखकर आप लिखेंगे। वैसे जनरली परीक्षा में 80 से 100 शब्द ही पूछे जाते हैं, लेकिन अभी ये तो आपकी परीक्षा नहीं हो रही है ना, लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न के अनुसार यदि रहेगा कि 80 से 100 शब्द लिखना है तो आप 80 से 100 शब्द ही लिखेंगे, ओके। लेकिन अभी आप लोगों को दिया जा रहा है 100 से 80 से इसे 100 से 150 तक ही लिखना है, ठीक है। और टॉपिक है आपका कोरोना महामारी का शिक्षा जगत एवं विद्यार्थियों के शिक्षण पर गहराता संकट। समझ में आया टॉपिक? कोरोना महामारी का शिक्षा जगत एवं विद्यार्थियों के शिक्षण पर गहराता संकट। समझ में आ गया? हाँ, यस मैम। कोरोना महामारी जो है इसका शिक्षण जगत पर, यानी शिक्षा जगत पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है? अच्छा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है ना? क्या अच्छा नो मैम। पड़ रहा है? हाँ, नहीं, नो मैम। ये बहुत ही इसका दुष्परिणाम और ये एक तरह का संकट ही मंडरा रहा है। जिस तरह से मनुष्यों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है, कब कौन मनुष्य इस कोरोना महामारी के काल में समा जाएगा किसी को पता नहीं है। ये कोरोना जो है न तो बच्चों को देख रहा है, न युवा को देख रहा है, न वृद्ध को देख रहा है। हर किसी की जो इसकी चपेट में आ रहा है और बुरी तरह से ग्रसित हो जा रहा है ना, वो मृत्यु को प्राप्त हो ही जा रहा है। यंग डेथ भी हो रहे हैं, बच्चों की भी डेथ हो रही है, तो ये तो है ही एक समस्या। लेकिन इस महामारी का हमारे शिक्षा जगत पर, यानी शिक्षा जगत पर क्या इसका दुष्प्रभाव, क्या इसका संकट, क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव, है ना, और विद्यार्थियों के शिक्षण पर इसका क्या दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इससे संबंधित आपको अपने विचार जो है उसको अनुच्छेद लेखन के रूप में ही लिखना है 100 से 150 शब्दों में। और मैंने आपको बताया था, फिर से बता दे रही हूँ, अनुच्छेद में कभी भी पैराग्राफ चेंज नहीं करेंगे आप लोग। क्लियर? बात समझ में आ गई? अनुच्छेद में Yes, कभी ma'am. भी पैराग्राफ चेंज नहीं होता है। अभी मैं इस पर संकेत बिंदु आप लोगों को नहीं दी हूँ। संकेत बिंदु नहीं दे रही हूँ इसलिए कि हर स्टूडेंट अपने विचार से इस पर लिखिएगा, ठीक है। लेकिन परीक्षा में आपको जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें या प्री बोर्ड जो भी होता है उसमें संकेत बिंदु दिए रहते हैं, लेकिन अभी मैं संकेत बिंदु नहीं दे रही हूँ। आपको ऐसे ही लिखना है अपने विचार से कि क्या इसका ये महामारी जो है किस तरह से इस पढ़ाई के शिक्षण कार्य को बाधित कर रही है, और फिर इसका अल्टरनेट लोग क्या उपाय निकाले हैं, लेकिन कहाँ तक वो सफल हो रहा है, कहाँ तक असफल हो रहा है, ठीक है। बहुत ऐसे पढ़ाई है जैसे मेडिकल, है ना, और बहुत ऐसे मतलब स्ट्रीम है पढ़ाई के जिसमें प्रैक्टिकल की जरूरत होती है, थ्योरेटिकल नहीं, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई पर्याप्त नहीं है। बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रैक्टिकल, तो वो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है, कॉलेज, विद्यालय, यूनिवर्सिटी बंद रहने की वजह से। तो इस तरह से शिक्षा जगत पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है और बच्चों की पढ़ाई पर, ठीक है। उसके बाद है 5वां, बड़े भाई साहब अथवा ततारा वामीलो कथा। अथवा, अथवा का मतलब समझते हो ना? हाँ, अथवा का मतलब Yes, ma'am. समझते हो? यस मैम। क्या दोनों में से और कोई एक? और तो बड़े भाई साहब अथवा ततारा वामीलो कथा पाठ से संबंधित अभिनय के द्वारा संवाद वाचन करते हुए इसका वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर आपको भेजना है। ये आपको अभिनय के द्वारा संवाद वाचन, या तो बड़े भाई साहब पाठ से या फिर ततारा वामीरो कथा पाठ से अपना ग्रुप बना लेंगे। क्लास 9 के बच्चे तो बहुत अच्छा ग्रुप बना रहे हैं, 6 बच्चों का 7 बच्चों का ग्रुप बना लिए हैं। उन लोगों को भी मैंने दिया है 2 पाठ,
एक तुम कब जाओगे अतिथि, और एक दिया है मैंने दुख का अधिकार। दोनों में से कोई एक। तो बच्चे बना रहे हैं और वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। कुछ बच्चे बना भी लिए हैं, कुछ बच्चे अपना ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ गया ना सबको? हाँ, Yes, ma'am. तो हॉलीडे Yes, होमवर्क ma'am. अपना यस मैम। यस मैम। मैम ग्रुप होमवर्क अपना देख लेंगे, मैंने समझा दिया। और फिर जहाँ परेशानी होगी आप पूछ सकते हैं, फोन के द्वारा भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, लेकिन समय का सदुपयोग करेंगे। पढ़ाई आपका जो है वो बाधित नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई इसको प्राइमरी रखेंगे और इंटरटेनमेंट को सेकेंडरी रखेंगे, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद ही आपके टेस्ट होंगे। ठीक है, चलिए। पर्वत प्रदेश में पावस कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित। कल काव्यांश 1 में समझा रही थी पहला कि किस तरह से पर्वतीय प्रदेश है और वहाँ वर्षा ऋतु का मौसम है, वर्षा ऋतु, बारिश हो रही है। और यहाँ कवि जो हैं सुमित्रानंदन पंत, इन्हें महारत हासिल है प्रकृति चित्रण में, और एक प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहे जाते हैं, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था। तो ऐसा लगता है कि शब्द चित्रण यानी एक एक शब्द जब हम लोग पढ़ेंगे तो लगता है कि उस शब्द से संबंधित हमारे आंखों के सामने एक चित्र उभर कर आ गया है। तो ये चित्र में यही दिख रहा है कि पावस ऋतु है, पर्वतीय प्रदेश है, और प्रकृति जो है अपना रूप जो है पल पल परिवर्तित कर रही है। और पहाड़ जो हैं मेखलाकार पर्वत अपार, यानी कदधनी के आकार की जो पहाड़ की ढाल है, पहाड़ की ढाल की तुलना कवि ने किससे की है? करधनी से। और उस पहाड़ पर हजारों की संख्या में फूल खिले हुए हैं। यहाँ फूलों की तुलना कवि ने किससे की है? मानो वे फूल नहीं होकर पहाड़ की आंखें हैं। और एक आंखें हर मनुष्य की दो होती है ना, लेकिन यहाँ कवि ने हजारों फूल, एक दो फूल नहीं है, पहाड़ पर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, और उन फूलों की तुलना कवि यहाँ कह रहे हैं आंखों से। और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर पहाड़ जो है अवलोक रहा है, देख रहा है, बार बार देख रहा है। क्या देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार, अपने विशाल आकार को, विशाल रूप को वो कहाँ देख रहा है? नीचे। नीचे जो सरोवर है, जो तालाब है, उसके स्वच्छ जल में, ठीक पहाड़ के नीचे चरणों में फैला हुआ है दर्पण के समान, शीशा के समान। शीशा का इस्तेमाल मनुष्य कब करते हैं? उसका प्रयोग अपने चेहरे को देखने के लिए, है ना? तो इसी तरह पहाड़ जो है अपने विशाल आकार को, विशाल रूप को वो कैसे देख रहा है? अपने फूल रूपी आंखों से। और वो नीचे दर्पण के समान विशाल फैला हुआ है, जल राशि है। उसी जल में हम लोग छाया जो है प्रतिबिंब अपना देख सकते हैं। पानी में भी प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। अगर पानी साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, स्थिर हो, तो उसमें भी हम लोग अपना रूप देख सकते हैं ना, या नहीं? Yes, ma'am. गंदे पानी में नहीं देख सकते हैं, लेकिन स्वच्छ जल में, स्वच्छ पानी यदि है, ठहरा हुआ पानी स्थिर हो, तो उसमें हम अपने आकार को देख सकते हैं, अपने रूप को देख सकते हैं, अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं। तो यहाँ जो पहाड़ भी जो है वो भी अपने प्रतिबिंब को, अपने रूप को, अपनी आकृति को, महाकार, क्योंकि पहाड़ जो है छोटा तो है नहीं, उसका आकार विशाल है, और उस विशाल आकृति को, अपने रूप को वो देख रहा है। कैसे देख रहा है? फूल रूपी आंखों से, जो पहाड़ पर खिले हुए हैं। यहाँ कवि ने मानवीकरण किया है ना? ऐसा लग रहा है कि एकदम प्रकृति का जीवंत चित्रण किया है। ठीक है। और दृग सुमन में कवि रूपक अलंकार और दर्पण सा में उपमा अलंकार का यहाँ कवि ने प्रयोग किया है। ठीक है। सुमन, आंखों की तुलना किससे किया है कवि सुमित्रानंद पंत ने? फूलों से। और दर्पण सा फैला हुआ, आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, सा से सी वाचक शब्द रहता है तो वहां उपमा अलंकार होता है। नीचे जो जल राशि है वो किसके समान फैला हुआ है? दर्पण के समान। ठीक है। और उसमें ये उसी पर्वत के पास एक विशाल तालाब भी है, जिसका जल इतना स्वच्छ है और पारदर्शी है कि पर्वत जो है वो अपने प्रतिबिंब को उसी आईने के समान उसमें दिखाई दे रहा है, और पर्वत जो है अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर देख रहा है। समझ में आया पहला काव्यांश? सबको Yes, समझ में आया ma'am. कि? हाँ,
क्या बात है? यस मैम। मैम समझ में आ गया। बोलने में इतना तकलीफ क्यों हो रहा है बच्चों? समझ में आ गया? अब यस दूसरा मैम। काव्यांश। यस मैम। हाँ, काव्यांश 2। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब यहाँ शब्दार्थ सबसे पहले देखिए, गिरी यानी पहाड़, गौरव, गौरव यानी, गौरव का क्या अर्थ होगा? महिमा सम्मान। या बड़ाई, महिमा या बड़ाई। मद, मद यानी मस्ती। मद का अर्थ अहंकार भी होता है, लेकिन यहाँ मस्ती, मस्ती से तात्पर्य है नस नस, नस नस यानी रग रग में, उत्तेजित जोश से भरे हुए, उत्तेजित शब्द का अर्थ है जोश से भरे हुए। लड़ी, लड़ी यानी श्रृंखला या माला। झरता, झरता यानी गिरता। झाग, झाग का क्या अर्थ होता है? फेन, पानी में या दूध में जो झाग उठता है उसको फेन कहते हैं। निर्झर, झरना को निर्झर कहते हैं, झरना का पर्यायवाची शब्द निर्झर का झरना है। उर, हृदय। उच्च आकांक्षा, ऊंचा उठने की कामना, ऊंची ऊंची जो आकांक्षाएं होती हैं उसको कहते हैं उच्च आकांक्षा। उच्च यानी ऊंची, आकांक्षाएं मतलब इच्छाएं, कामना। तरवर, बड़े बड़े पेड़। नीरव नभ, नीरव का अर्थ होता है शांत, और नभ का अर्थ क्या होता है बताइए? नभ यानी आकाश, आसमान या आकाश। अनिमेष, अनिमेष का अर्थ होता है एक टक, लगातार, बिना पलक झपकाए, उसको कहते हैं अनिमेष भी कहते हैं, निर्निमेष भी कह सकते हैं। चिंता पर यानी चिंतित या चिंता में मग्न। शब्दार्थ समझ में आया? परीक्षा में हो सकता है शब्दार्थ भी पूछा जा सकता है। यस मैम। ठीक है, तो शब्दार्थ भी कम से कम आप लोग करेंगे। अब इसमें कवि कह रहे हैं गिरी का गौरव गाकर झरझर। अब देखिए, ये कवि यहाँ पर झरनों का, जो झरने पहाड़ से झरने गिरते हैं ना, पहाड़ से झरने कहाँ से गिरते हैं? पहाड़ से नीचे की ओर आते हैं, पहाड़ से। और वो गिरते हुए झरने आकर नदियों में मिलते हैं, पोखर में मिलते हैं, तालाब में मिलते हैं, सागर में मिलते हैं, यानी जितनी जल राशियां हैं पृथ्वी पर उसमें जाकर वो मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ कवि सुमित्रा नंदन पंत पहले काव्यांश में तो उन्होंने किसका वर्णन किया? पहाड़ों का। किस तरह से पहाड़ जो है वो अपने बारिश हो रही है तो अपने रूप को परिवर्तित कर रहा है क्षण क्षण, और वो उस पर पर्वतों पर बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, छोटे छोटे जो फूल खिले हुए हैं, उस फूल के सहारे, फूलों की तुलना यहाँ कवि ने आंखों से की है, और वे अपने महाकार रूप को देख रहे हैं नीचे। कहाँ देख रहे हैं? तालाब के जल में, है ना। अब यहाँ दूसरे काव्यांश में कवि झरनों का वर्णन कर रहे हैं। ये जो गिरी का गौरव गाकर, यानी पहाड़ से जब झरने नीचे गिर रहे हैं तो कवि कल्पना कर रहे हैं, जब उनकी झरझर की आवाज आ रही है नीचे गिरते हुए झरनों की आवाज, तो कवि ऐसा महसूस कर रहे हैं, कवि ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि ये झरने जो हैं आवाज जो निकाल रहे हैं, ये मानो ऐसा लग रहा है कि गिरी का गौरव गा रहे हैं, यानी पहाड़ के महिमा, उसकी बड़ाई का गुणगान करते हुए ऊपर से गीत गाते हुए नीचे की ओर गिर रहे हैं। क्योंकि उनकी आवाज, उनकी एक बड़ी, झरनों के गिरने की एक आवाज होती है, उस आवाज को कवि ऐसा कल्पना कर रहे हैं, ऐसा मानो कवि को लग रहा है कि ये झरने जो हैं जब पहाड़ से गिर रहे हैं तो उनका यशोगान कर रहे हैं, उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, उनका गुणगान करते हुए नीचे गिर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वे गुणगान कर रहे हैं, और उनकी आवाज को सुनकर कवि कह रहे हैं कि नस नस में जोश की भावना जो है वो भर जा रही है,
यानी इस झरनों की आवाज को सुनकर कवि कह रहे हैं मन जो है वो प्रफुल्लित हो जा रहा है, जोश की भावना भर जा रही है मन में, और मन जो है उमंग और उत्साह से भर जा रहा है। यानी झरनों की इतनी मधुर आवाज है, झरनों की आवाज कवि यहाँ कह रहे हैं कि मन में एक जोश, उमंग, उत्साह की भावना को भर दे रहा है। फिर कवि कह रहे हैं पर्वतों पर बहने वाले झाग से भरे झरने जब झर रहे हैं नीचे मोती की लड़ियों से सुंदर, तो उनकी तुलना कवि ने किससे की है? मोती की लड़ियों से। जब आप बच्चों देखेंगे झरने जब गिरते हैं ऊपर से तो ऐसा लगता है कि उनका जल का रंग कैसा होता है? झरनों का जो जल होता है जब वो नीचे गिरता है उनका पानी, तो उसका रंग कैसा होता है? वाइट वाइट। सफेद। और दूर से जब आप देखिएगा तो लगेगा कि मोती की ढेर सारी लड़ियां जो है एक साथ नीचे गिर रही हैं। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मोती की लड़ियों से सुंदर एक साथ हजारों की संख्या में ऊपर से नीचे की ओर मोती की लड़ियां, जैसे किसी व्यक्ति ने बैठकर रस्सी में धागे में बड़े बड़े मोती की माला को उसमें पिरो दिया है, तो वे गिरते हुए जो झरने का जो जल है, जो पानी है, उसकी तुलना कवि कर रहे हैं मोती की लड़ियों के समान, ये बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कवि कि झरते हैं झाग भरे निर्झर, और जब काफी ऊंचाई से वो नीचे गिरते हैं झरने, तो नीचे पानी में गिरने पर क्या होता है? उसमें झाग पैदा हो रहा है। आप लोग देखे हैं कि दूध जब हम लोग ऐसे किसी 2 गिलास में डालते हैं तो काफी ऊंचाई से जब हम लोग डालते हैं तो धीरे धीरे उसमें झाग पैदा होता है। देखे हो कभी? हाँ। यस मैम। तो मान लीजिए थोड़ी ऊंचाई पर करने से दूध को यदि हम एक गिलास से दूसरे गिलास में या किसी बर्तन में डालते हैं तो झाग पैदा होता है। तो पहाड़ झरने तो काफी ऊंचाई से गिर रहे हैं नीचे, सरोवर में गिर रहे हैं, तालाब में या नदी में, तो उतनी ऊंचाई से जब वो नीचे गिर रहे हैं तो झाग पैदा होना स्वाभाविक है। तो कवि वही कह रहे हैं कितनी ऊंचाई से वो जब नीचे गिरते हैं तो झाग से भरे हुए झरने बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि हजारों की संख्या में मोती की लड़ियां जो है ऊपर से नीचे की ओर गिर रही हैं। उसके बाद कवि कह रहे हैं फिर गिरिवर के उर से उठ उठ कर पहाड़ों पर उगे हुए जो विशाल और ऊंचे पेड़ों के जो वृक्ष हैं, लंबे लंबे पेड़ों पर बहुत सारे देवदार, चीर, ये सब के पेड़ पाए जाते हैं। तो इन लंबे लंबे वृक्षों को देखकर कवि ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि ये जो ऊंचे जो पेड़ हैं उनके मन में बहुत ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं, क्योंकि वो पेड़ जो हैं एकदम सीना ताने हुए खड़े हैं पेड़ों पर, और उनको देखकर लग रहा है, कवि कल्पना कर रहे हैं कि इन पेड़ों के जो मन है, इन पेड़ों के मन में बहुत ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपी हुई हैं। और ये पेड़ जो है इसीलिए अपनी नजरों को एकदम सीना तान कर चुपचाप खड़े हैं पेड़ों पर, अपने मन में किसी बहुत ऊंची आकांक्षाओं को छिपाए हुए। और ये उनके मन में तो आकांक्षाएं हैं, और वो क्या कर रहे हैं झांक रहे नीरव नभ पर। और वो पेड़ मानो ऐसा लग रहा है, कभी प्रतीत कर रहे हैं वो नीचे नहीं देख रहे हैं, बल्कि कहाँ देख रहे हैं? वो पेड़, पहाड़ पर जो पेड़ उगे हुए हैं, बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, और उनको देखकर कवि ऐसा सोच रहे हैं कि वो आसमान की ओर देख रहे हैं, सिर तान कर, सिर उठाकर आसमान की ओर देख रहे हैं, और अपने मन में एक प्रश्न छिपाए हुए हैं, बहुत मन में बहुत ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं, और उन आकांक्षाओं को वो अपने मन में रखे हुए चिंतित होकर, है ना, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। यानी पलक को बिना झपकाए, जिस तरह से मनुष्य जो होता है क्या होता है, आसमान की ओर लगातार ऐसे देखते रहता है बिना पलक झपकाए, तो कवि यहाँ भी मानवीकरण कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई मनुष्य जो है वो आसमान की ओर लगातार मन में बहुत सारे भाव उमड़ रहे हैं, कोई आकांक्षाएं हैं, कोई इच्छा है, तो उस इच्छा को पूर्ण करने हेतु वो किधर देख रहा है? आसमान की ओर। तो ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों को देखकर कवि को प्रतीत हो रहा है कि वे बिना पलक झपकाए हुए आसमान की ओर देख रहे हैं, बिना अटल, बिना हिले डुले, बिना पलक झपकाए देख रहे हैं। लेकिन किस तरह से देख रहे हैं? चिंतित होकर। उनके मन में जो इच्छाएं हैं वो सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरे मन की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी या नहीं, यानी संदेह की स्थिति बनी हुई है, इसीलिए वो कुछ चिंतित भी नजर आ रहे हैं। कौन चिंतित नजर आ रहे हैं बताइए? हाँ, कवि के अनुसार यहाँ चिंतित कौन नजर आ रहे हैं? बताइए, जल्दी बताओ।
सुमित्रानंद पंत कवि के द्वारा। यहाँ किन की बात हो रही है? जो आसमान की ओर देख रहे हैं और बिना पलक झपकाए हुए और चिंतित नजर आ रहे हैं, कौन? हाँ, क्या बात है, जवाब क्यों नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आया किसी को? मैम मान्या, सुमित्रानंद। मैम जवाब दो, क्या हुआ? मैम सुमित्रानंदन देख रहे हैं। यहाँ कवि किनके बारे में बात कर रहे हैं? इशिका, मान्या, तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कभी अपने बात कर रहे हैं। हाँ, कभी अपनी ही बात कर रहे हैं। अपनी बात कर रहे हैं। उस समय से मैं यही समझाई हूँ। वैज, चलो जल्दी जवाब दो। यहाँ कवि किसकी बात कर रहे हैं? आसमान की ओर क्यों देख रहे हैं चिंतित होकर? लोग। हाँ, अरसलान, अरसलान, जवाब दो। अभिमन्यु, अभिषेक, चलो सही जवाब मैम दो। बड़े बड़े पेड़। हाँ, बड़े बड़े वृक्ष। पेड़। तो ये कौन बोल रहा है? कवि अपनी बात कर रहे हैं। यहाँ कवि अपनी बात तो नहीं कर रहे हैं। उस समय से मैं समझा रही हूँ तो यही समझ में तुमको आया। प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं कभी, वृक्ष, अभी तो प्रकृति के बारे में बात हो नदी, रहा है, लेकिन अभी जो पहाड़। काव्य में मैं जो समझा रही हूँ कि गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर, तरवर यानी वृक्षों की बात हो रही है। पहाड़ों पर जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं वो चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं? कि उनके मन में बहुत ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। उन्होंने अपने मन में बहुत सारी इच्छाएं पाल रखी हैं और वे मानो अपना सीना तान कर आसमान की ओर देख रहे हैं बिना पलक झपकाए, अनिमेष, चिंतित होकर। वो पेड़ जो है वो आसमान की ओर देख रहे हैं। क्यों चिंतित हैं? कि उनके मन में जो आकांक्षाएं हैं, पता नहीं वे उनकी आकांक्षाएं जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी या नहीं होंगी। इसीलिए वे शांत आकाश की ओर अपने सिर को उठाए हुए, चिंतित होकर, बिना पलक झपकाए हुए देख रहे हैं। मैं उस समय से समझा रही हूँ तो तुम लोग को दिमाग में क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है? कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब नहीं, और जो जवाब भी आ रहा है गलत आ रहा है। व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है? क्या तुम लोग अपना वीडियो ऑन करो तो पहले मैं देखूं कि कौन सो रहा है कि कौन क्या कर रहा है। सिर्फ ऐड करके यहाँ पे हट गए हो तुम लोग, इसीलिए सुनाई नहीं पड़ रहा है तुम लोगों को, या समझ में नहीं आ रही है। चलो वीडियो ऑन करो तो सब लोग, ओपन योर वीडियो। हाँ, ऑन करो। जल्दी जल्दी ऑन करो। क्या हुआ? सृष्टि राय, अर्पणा, सुधांशु, तरुण, सबका दिख रहा है। अंकित, वीडियो ऑन कीजिए आप लोग, ओपन योर वीडियो। श्रेया आस्था, सौरभ सिंह, समृद्धि, प्रणव, मान्या, अरसलान। क्या कोई प्रॉब्लम है तुम लोगों को? टेल मी, हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो मैम। तो फिर क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? क्या बात है, तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रही हो? समृद्धि, मैंने जो समझाया नहीं समझ में आया? मैम आ गया। हाँ, कहाँ आया है? मैम आ आप गया। गलत दे रहे हो।
स्कूल खुलने के बाद सबका वीडियो ऑन रहना चाहिए। मैं जितनी देर पढ़ाऊंगी, जब मेरा वीडियो ऑन है तो तुम लोग का भी ऑन रहना चाहिए, और जिन बच्चों का ऑन नहीं रहेगा उनको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी। बात आ गई समझ में? इसके बाद मैं रिमूव कर दूंगी। जैसे मेरा वीडियो ऑन होता है, सबका वीडियो ऑन होना चाहिए 28 जून से जब आपके क्लासेज होंगे। अदरवाइज मैं यहाँ से हटा दूंगी, रिमूव कर दूंगी, फिर आप आराम से बैठिएगा। यहाँ पर काव्यांश 2 में कवि पहाड़ों पर जो ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनकी तुलना, उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि वे, ऐसा लग रहा है कि एक तो झरनों की तारीफ कर रहे हैं कि झरने जो नीचे गिर रहे हैं, तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान करते हुए नीचे की ओर गिर रहे हैं। और दूसरा, पहाड़ पर जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनके बारे में कवि कह रहे हैं कि वे उनके मन में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं, और वे उन्हीं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए चिंतित नजर आ रहे हैं, और बिना पलक झपकाए हुए वे चिंता से एकदम ऐसा लग रहा है कि वो चिंतित हैं और बिना पलक झपकाए हुए आसमान की ओर एक टक देख रहे हैं, है ना। तो उनको देखकर ऐसा लग रहा है, कवि कल्पना कर रहे हैं जैसे वे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हैं। आकाश में कौन सा, आकाश ने अपना रहस्य छिपा कर रखा है, इतना विस्तृत आकाश जो है, ऐसा मानो लग रहा है कि वे अपने मन में जो ऊंची आकांक्षाएं लिए हुए हैं और आकाश को चिंतित होकर देख रहे हैं। और मानो ऐसा लग रहा है, कवि सुमित्रानंद पंत सोच रहे हैं कि मानो ये जो पेड़ हैं ये आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हैं। विस्तृत फैले हुए आसमान को देखकर कवि ये कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? मैम पेड़। हाँ, यस मैम, यस मैम। यस मैम। काव्यांश 3। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धंस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब यहाँ शब्दार्थ है भूधर। भूधर यानी इसको कहते हैं पहाड़ को। अपार, जिसका पार न हो, असीमित जिसको कहते हैं। पारद के पर, यानी पारे के समान, धवल यानी सफेद और चमकीले पंखों वाला बादल। रवशेष, केवल आवाज का रह जाना, उसको कहते हैं रवशेष, या चारों ओर शांत निस्तब्ध वातावरण में केवल पानी के गिरने की आवाज का रह जाना, उसको कहते हैं रवशेष। यानी वातावरण में सिर्फ दूर से ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि पानी गिर रहा है, लेकिन कहाँ से पानी गिर रहा है, कितनी मात्रा में पानी, ये पता नहीं चलता है, सिर्फ आवाज का रह जाना ही उसको कहते हैं रवशेष। भू यानी धरती, धंस गए नीचे दब गए, सब है भय के साथ, शाल एक वृक्ष का नाम जो पहाड़ों पर पाया जाता है, शाल का वृक्ष। ताल यानी तालाब, जलदयान यानी बादल रूपी विमान, विचर विचर घूम घूम कर, विचरना, विचर से बना है विचरना यानी घूमना। इंद्रजाल, जादूगरी भरे कारनामे। इंद्रजाल, वर्षा के देवता कौन माने जाते हैं? वर्षा के देव इंद्रदेव। इंद्र। इंद्रदेव। इंद्रदेव द्वारा जो जादूगरी दिखाई जाती है, जो कारनामे दिखाई जाते हैं, उसी को कवि यहाँ कह रहे हैं इंद्रजाल, मानो इंद्र भगवान ने अपना जाल फैला दिया हो। अब यहाँ कवि कह रहे हैं सुमित्रानंदन पंत कि अब पहाड़ का दृश्य है, पहाड़ पर्वतीय प्रदेश है, पहाड़ी परिवेश है। अब कह रहे हैं कि उड़ गया अचानक लो भूधर। कवि वर्षा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अचानक एक पूरा पर्वत पारे के समान अत्यधिक सफेद, और ऐसा लगता है ना कि पूरा पर्वत जो है उड़ गया। तो वो पर्वत नहीं रहता है, बल्कि क्या, बादल। बादल का रंग कैसा होता है?
सफेद। आसमान में जब बादल एक जगह से दूसरे जगह जब चलते हैं, उड़ते हैं, तो कवि कह रहे हैं कि लग रहा है कि पूरा एक पर्वत जो है वो आसमान में उड़ने लगा। लेकिन कह रहे हैं कि वो पंखों को फड़फड़ाते हुआ, जैसे लगता है कोई बहुत बड़ा पक्षी जो है अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ आसमान में उड़ रहा है ना। तो पूरा एक पर्वत पारे के समान सफेद और चमकीला पंख फैलाए हुए फड़फड़ाता हुआ आसमान में उड़ रहा है, ये कवि कल्पना कर रहे हैं। और उससे क्या होता है कि झरनों की केवल आवाज सुनाई दे रही है, अर्थात वही शेष रह गई है। इसके पश्चात इन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई जैसे आकाश मानो धरती पर टूट पड़ा है और वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। अचानक जो तेज बारिश हो रही है, उस तेज बारिश से कवि कल्पना कर रहे हैं कि मानो इंद्र भगवान जो है वो अपनी वर्षा रूपी बाण चला रहे हैं और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जा रही है। ये वर्षा के बूंदों का, वर्षा के पानी की इतनी तीव्रता है, बारिश की इतनी तीव्रता है, उसका वर्णन यहाँ कवि कर रहे हैं कि अचानक पहले तो क्या हुआ, बादल जब उड़ने लगे आसमान में तो कवि कल्पना कर रहे हैं कि मानो कोई पक्षी जो है अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ, सफेद पंखों को फड़फड़ाता हुआ आसमान में उड़ रहा है। और आसमान में फिर जब अचानक बारिश जब शुरू हो गई, तेज बारिश, तो सिर्फ पानी के गिरने की आवाज ही सुनाई पड़ने लगी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जल की जो बूंदें थी वो बहुत मोटी थी और बहुत तेज गति थी उनकी गिरने की। और शाल के जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष थे वो कहाँ थे, बादलों के झुंड में ऐसे प्रतीत हो रहे थे। बादल जो है वो शाल के